गंगाराम अपनी मां सरस्वती, पत्नी सावित्री और बेटी लाली के साथ एक छोटे से गांव नीलापुर में रहता था। पहले गंगाराम के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर मां की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक गई। अब गंगाराम के पास खेती करने के लिए बहुत कम जमीन बची थी। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, लेकिन अब हालात और भी खराब हो गए। ठंडी भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गंगाराम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसके पास अब एक भी पैसे नहीं बचे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए, नहीं तो ठंडी में हमें सोने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कहीं से पैसों का इंतजाम कर लीजिए। तो गंगाराम अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, मैं कल जाके पैसों का इंतजाम करता हूँ। सुबह होने पर गंगाराम सेठ के पास जाता है। जब गंगाराम सेठ के यहाँ गया तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे कुछ पैसे उधार मिल जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। फिर सेठ ने कहा, गंगाराम देख, मैं तुझे उधार पैसे तो नहीं दे सकता, तू चाहे तो मैं तुझे तेरी जमीन के बदले कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं जमीन पूरी ले लूंगा। गंगाराम को मजबूरन ना चाहते हुए भी पैसों के बदले अपनी बची हुई जो थोड़ी जमीन थी उसे भी गिरवी रखनी पड़ी, जिसके बदले में सेठ ने उसे कुछ पैसे दे दिए। उन पैसों को लेकर गंगाराम घर आ गया। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आप पैसे ले आए, क्या हुआ, पैसे मिले कि नहीं? तभी गंगाराम कहता है, नहीं सावित्री, पैसे तो बहुत कम मिले और उसके बदले मुझे अपना बचा हुआ खेत भी दे देना पड़ा। अब हमारा आगे क्या होगा? इसके बाद उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब उनका आगे क्या होगा, आगे का खर्च कैसे चलेगा। फिर शाम हो जाती है। गंगाराम उन पैसों का घर में खाने का राशन ले आता है। अब गंगाराम दूसरों के यहाँ खेतों में काम करके अपना घर चलाता और उससे जो थोड़े पैसे बचते उससे सेठ का कर्ज चुकाने की कोशिश करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे ठंडी भी होने लगी। गांव वाले अब ठंड के मारे अपने घर में रहने लगे, जिसकी वजह से उसे अब काम भी मिलना बंद हो गया। गंगाराम को यह सोचकर और चिंता होने लगी कि अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा। एक दिन सेठ ने उसे बुलाया और कहा, गंगाराम, मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? मुझे पैसों को काम है। तुम्हें याद है ना, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर भी ले लूंगा। मालिक, मैं अभी तुरंत इतने पैसे आपको कहां से दूंगा? मेरे पास अभी एक भी पैसे नहीं है। नहीं, मुझे मेरे पैसे 2 महीने के अंदर चाहिए। तुम चाहे जो कुछ करो, मुझे मेरे पैसे लाकर दो, नहीं तो 2 महीने बाद मैं आकर तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दूंगा। गंगाराम मायूस होकर घर लौटा। उसकी पत्नी सावित्री और बेटी लाली आंगन में उसका इंतजार कर रही थी। लाली दौड़कर बोली, बाबा, इस बार ठंड के लिए मेरे लिए अच्छे कपड़े ला देना। रमेश उसे दिलासा देता है और फिर लाली खेलने चली जाती है। सावित्री ने स्थिति समझ ली। अंदर मां सरस्वती ने गंगाराम को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने सब सुन लिया। जमीन बचा ले, नहीं तो तुम्हारा और परिवार का क्या होगा। गंगाराम ने मां को सांत्वना दी। मां, चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। गंगाराम को यह सोचकर और चिंता होने लगी कि अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा। लेकिन बारिश के बाद ठंड पड़ने लगी और गंगाराम की मां का देहांत हो गया। अब गंगाराम और भी ज्यादा उदास हो गया। समय बीतता गया। गंगाराम दूसरों के खेत में काम करने लगा और धीरे धीरे ठंडी ने भयानक रूप ले लिया। अब गंगाराम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके घर में खिड़कियों से काफी हवा आती थी।
फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से गंगाराम की बेटी सुधा को तेज बुखार हो जाता है और चंद्रमुखी गंगाराम से कहती है, देखिए जी, सुधा को कितना तेज बुखार आ गया है और इसकी पूरी शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। अरे मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दवाखाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक गोली दवा ले आऊं। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुधा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं पैसों को इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ सुधा ठंड से कांपने लगती है। गंगाराम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद गंगाराम अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहता है, मुझे रोना आ रहा है अपनी बीमार बेटी को देखकर। हमारे पास पैसे नहीं हो कि अपनी बेटी को हम अस्पताल लेकर जा सकें। सुधा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। गंगाराम आता है और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस उसके पास पैसे न होने से डॉक्टर सुधा को इलाज करने से इनकार कर देते हैं। गंगाराम के बहुत मिन्नती करने पर भी डॉक्टर को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर मोहन और उसकी पत्नी चंद्रमुखी रोने लगते हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे। वह तीनों ही अस्पताल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। गंगाराम की आंख खुलती है तो देखता है गंगाराम की आंख खुलती है तो देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बेड पर लेटा है। यह देख गंगाराम के मन में बहुत से सवाल आते हैं। इतने में ही वह डॉक्टर उसके पास आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा न होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। आपको एक औरत ने अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों लोग ही सीढ़ियां पर बेहोश हो गए थे। गंगाराम उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है, तो डॉक्टर साहब ने इशारा करके बताते हैं। अब गंगाराम अगर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरे परिवार बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। यह सुनकर गंगाराम उसे धन्यवाद कहता है और फिर गंगाराम अपनी बेटी सुधा से मिलता है और अपनी पत्नी से भी मिलता है। अब वह औरत संतोष से पूछती है, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे और इतने ठंड में भी? फिर गंगाराम बेचारा उसे अपने सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वह औरत मोहन और उसके परिवार वालों की मदद करती है। फिर गंगाराम अपने पत्नी और बेटी के साथ घर चला जाता है। उस औरत ने गंगाराम की दवा और मदद तो कर दी थी, लेकिन गंगाराम के सिर से अभी दुखों का पहाड़ हटा नहीं था। ठंडी अब बहुत ज्यादा हो रही थी। अब गंगाराम ने फिर से दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया। एक दिन गंगाराम की पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, सेठ के पैसे देने थे, आपको याद है ना? तो गंगाराम ने कहा, हाँ सावित्री, मुझे पता है कि मुझे सेठ के पैसे देने हैं। मैं कल जाकर पैसों का कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम चिंता मत करो। के बाद शाम हो गई। इतनी ठंडी में जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई, क्योंकि उनके घर में खिड़कियों से हवा आती थी। जब सुबह हुई तो सेठ अपने आदमियों के साथ गंगाराम के घर पहुंचा। उसने गंगाराम के घर का सामान बाहर फेंकवा दिया। गंगाराम ने गिड़गिड़ाया, मालिक, ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कृपया हमें कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। गंगाराम अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया। ठंड से बचने के लिए उसने आग जलाई। गंगाराम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाली की भी तबीयत खराब हो गई।
अपनी बेटी को बचाने के लिए गंगाराम ने खेतों में मजदूरी शुरू की और सावित्री ने घरों में काम किया। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा कमरा बना लिया। धीरे धीरे लाली की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन गंगाराम की आंखों में अपनी मां को खोने का दर्द हमेशा बना रहा। समय बीतता गया और अब अगली ठंडी तक उन्होंने अपना एक अच्छा घर बना लिया था और ठंडी अब उनके लिए भयानक नहीं रही। लाली भी अब ठीक हो चुकी थी और घर में इधर उधर खेलने लगी। गंगाराम अब एक सम्मानित आदमी बन गया था।